Is PPT is visible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. तो लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। और इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा अंडर चार्जिंग सेक्शन 4, उसमें हम सभी सोर्सेज ऑफ इनकम के आफ्टर डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस ऐड करेंगे, तो वो बनेगा जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम से देयर इज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। उस डिडक्शन को करने के बाद हमें मिलता है टोटल टैक्सेबल इनकम, और इस टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर स्लैब रेट को अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टैक्स कैलकुलेशन टफ नहीं है ना। जैसे आपको इनकम बता दिया तो इट्स वेरी इजी कि आप स्लैब रेट को देखो और टैक्स कैलकुलेट कर दो। प्रॉब्लम आता है कि कौन से इनकम को लेके टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो इस टोटल टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। और कौन कौन से इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंक्लूड करेंगे। यहां तक हो गया था। किसी को यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है टिल दिस टॉपिक? नहीं है, सुनीता को नहीं है। अदर्स प्लीज। नित्या को कोई डाउट नहीं है, श्रद्धा, अफरीन? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके, देन विल प्रोसीड। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। तो आपका क्या ओपिनियन है, डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है? डिडक्शंस किसे कहते हैं, एग्जम्पशंस किसे कहते हैं? ये दो टर्म आप बार बार सुनोगे ना, कई बार मैंने ये टर्म यूज भी किया है, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर एग्जम्पशन। तो इन दो टर्म में, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? एनी आइडिया? जो भी आपके पास व्यू है, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग। यस प्लीज। एग्जेम्पशंस जो हमको रिलैक्सेशंस मिलते हैं, एंड ओके, डिडक्शन जो फोर्सफुली मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब डिडक्ट होता है। रूल के अकॉर्डिंग डिडक्ट होता है। ओके ओके, एनी मोर? डिडक्शन सर स्पेसिफिक लिमिट तक रहता है, जैसे 4 से 80C के अंदर 1.5 लाख तक का डिडक्शन है। और एग्जेम्पशन यानी जो सर्टेन इनकम रहती है उसके ऊपर अपने को टैक्स नहीं देना पड़ता, दैट इज नोन एन एग्जेम्पशन। तो ऐसे कुछ कुछ और गाइडलाइंस है जिसके कुछ कुछ इनकम्स रहती है उनके अंदर अपने को टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो एग्जेम्पशंस में आ जाते हो। अच्छा, टैक्स देना ही नहीं पड़ता? यस सर। सर एग्जेम्पशन सबके लिए होते हैं और डिडक्शन कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब होते हैं। कम अगेन, क्योंकि दो लोग एक साथ बोल रहे थे, फिर से बोलिए। सर डिडक्शन सबके लिए होते हैं और एग्जेम्पशन सबके लिए होते हैं, और डिडक्शन जो कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं बस उनके लिए। कुछ सर जैसे एग्जेम्पशंस, एग्जांपल कोई क्राइटेरिया वाला एग्जांपल कोई? सर एग्जेम्पशंस एक लिमिट तक होता है और डिडक्शंस ओके, एक लिमिट तक देते हैं, उसके ऊपर अगर तुम्हारी इनकम है तो उस पे टैक्स लगता है। तुम्हारी मतलब मेरी? मतलब एसएससी की। ओके, एसएससी की। तो एग्जाम्पशन एक लिमिट रहता है और डिडक्शन उसके ऊपर लगता है, यू मीन टू से? सर एग्जेम्पशंस एक लिमिट तक अपने को छूट मिलती है, उसके ऊपर जितनी भी इनकम रहेगी उस पे टैक्स लगेगा। और डिडक्शंस
जैसे किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें पर्टिकुलर वो चीज में अगर वो अपन आते हैं तो अपन को डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके ओके। और किसी का कोई पॉइंट? सर निखिल ने डिडक्शन बोला है कि डोनेशन इज इंक्लूडेड इन डिडक्शन। ओके, यस प्लीज प्लीज। सर डिडक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस के लिए इनकर्ड होता है, मतलब हम लोग लगाते हैं। ओके, और एग्जाम्पशन? तो एग्जम्पशन मतलब पर्टिकुलर लिमिट रहती है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। उसके बाद हम डिडक्शन लगाते हैं। उसके बाद हम एग्जम्पशन नेहा? लगाते अच्छा, हैं। पहले डिडक्शन फिर एग्जाम्पशन। यस सर, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, जो आपको लगता है वही मुझे सुनना है ना, ऐसे उसमें कोई वो नहीं। निखिल इज सेइंग एग्जाम्पशन पे इनकम टैक्स नहीं लगता। ओके, निखिल इज सेइंग एग्जाम्पशन पे इनकम टैक्स नहीं लगता। ओके, ठीक, गुड। और किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? आप ही बोल दो सर। चलिए इसको देखते हैं, इन दोनों वर्ड का डिफरेंस समझते हैं। यहां से ये जो टेबुलेशन है ये आपको इन दोनों के डिफरेंस को समझाएगा, है ना। डिडक्शन जो है, डिडक्शंस ये हेड वाइज डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर्स। तो इसमें जैसे सैलरी है तो सैलरी में सेक्शन 16 स्पेसिफाई करता है कि जो भी इनकम आ रहा है फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16 देयर आर सर्टेन डिडक्शंस। तो डिडक्शन जो है हमारे इनकम को रिड्यूस कर देता है। डिडक्शन जो है, जो डिडक्शंस हैं वो हमारे इनकम को, कौन से इनकम को, जिसके बेसिस पे हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो ऊपर वाले स्लाइड में हमने देखा था। यहाँ जो टोटल टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है उसमें से हमें सैलरी वाले पार्ट को लेना है, फिर इसमें हाउस प्रॉपर्टी ऐड करना है, पीजीबीपी ऐड करना है, कैपिटल गेन ऐड करना है और अदर सोर्सेस को ऐड करना है। तो इसमें जो सैलरी वाला कंपोनेंट जो हम लेंगे, ये सैलरी वाला कंपोनेंट आफ्टर डिडक्शन लिया जाएगा। ये सैलरी वाला कंपोनेंट आफ्टर डिडक्शन लिया जाएगा। आफ्टर डिडक्शन मतलब क्या होगा कि हर एक हेड में, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, हर एक हेड में सर्टेन डिडक्शंस दिए गए हैं। ये जो डिडक्शंस होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस हैं। तो जैसे सैलरी है तो सैलरीड पर्सन के लिए मे बी कन्वेंस अलाउंस मिलता है ना, मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको डिडक्ट कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो डिडक्शंस, अगर मैं नटशेल बोलूं, डिडक्शन हमारे इनकम को रिड्यूस कर देता है। डिडक्शन हमारे इनकम को रिड्यूस कर देता है। और जो एग्जेम्पशंस होते हैं उनको इनकम माना ही नहीं जाएगा। काफी लोगों ने बोला, जैसे निखिल ने बोला और ऋषभ ने बोला, है ना, इनको इनकम माना ही नहीं जाएगा। एग्जेम्पशन वाले जो भी पार्ट रहेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एग्रीकल्चर इनकम, एनजीओ का कोई इनकम है, पॉलिटिकल पार्टी का कुछ इनकम है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के जो भी इनकम है, लाइक इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बार्क है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के जो इनकम जनरेट होते हैं, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको इनकम माना ही नहीं जाएगा। और जब उनको इनकम ही नहीं माना जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं होगा। फिर से यहां देखिए, डिडक्शन इनकम को रिड्यूस करता है और एग्जेम्पशन उनको इनकम मानता ही नहीं है। तो जब इनकम नहीं माना जा रहा है तो उसके ऊपर नो टैक्स। यहां पे अगेन डिडक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हेडवाइज डिडक्शन और एक है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहे हैं, यहां पे टैक्सेबल इनकम की बात नहीं हो रही है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसा है? हेडवाइज इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो वो बनता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में से इसमें से यहां पे से हम कुछ रिडक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड
फ्रॉम जीटीआई, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। और जो पहला पार्ट है दैट इज हेड वाइज डिडक्शन। हेड वाइज डिडक्शन में क्या है, जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, हर एक सोर्सेज ऑफ इनकम में सेक्शन स्पेसिफाइड है। वो सेक्शन बताता है कि अगर सैलरी है तो इस पोर्शन को डिडक्ट कर देना, इतने पोर्शन को डिडक्ट करना है। हाउस प्रॉपर्टी है तो इतने पोर्शन को डिडक्ट कर देना है। पीजीबीपी है तो इतने पोर्शन को डिडक्ट कर देना है। तो ये जो सेक्शंस हैं, लाइक इन सैलरी, सैलरी में सेक्शन 16 बताता है कि किस किस पार्ट को सैलरी से माइनस कर देना है, सो दैट आपका सैलरी वाला इनकम रिड्यूस हो जाए, सो दैट जब वो जीटीआई में जाए, ग्रॉस टोटल इनकम में जाए, तो कम पोर्शन जाए। चलिए सवाल मैं ये पूछता हूं, टैक्स के लिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप अपने इनकम को रिड्यूस करना चाहोगे कि इनकम को बढ़ाना चाहोगे? क्या करोगे? तो रिड्यूस, आप कम टैक्स देना चाहोगे कि ज्यादा? कम टैक्स देना चाहेंगे। कम टैक्स। ऑब्वियसली कम टैक्स देना चाहेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, बट विल ट्राई टू रिड्यूस टैक्स। कैसे? लीगल वे में हम अपने इनकम को रिड्यूस करेंगे। राइट मीनाक्षी, सुरभि, एवरीवन, राइट। तो यहां पे ये सेक्शन स्पेसिफाइड है कि आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, हम हर एक हेड को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे इन कमिंग चैप्टर्स। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, उसमें से सैलरी में एक कंपोनेंट है, सैलरी का एक कंपोनेंट है कन्वेंस अलाउंस, है ना, आने जाने का अलाउंस मिल रहा है। तो सेक्शन 16 बोलता है कि अलाउंस में इतने अलाउंस को आप जब टैक्स कैलकुलेट करने जाओ तो डिडक्ट कर दो। तो डिडक्शन ने क्या किया, आपके सैलरी एज अ सोर्स ऑफ इनकम को रिड्यूस कर दिया इन जीटीआई। क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर फिर से एक बार। फिर से देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी है ना, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 ये बोलता है कि जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे आएगा? रेंट के थ्रू आएगा। तो सेक्शन 24 ये बोलता है कि अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए उस पे कुछ भी मेंटेनेंस एक्सपेंस करते हैं, है ना, पुताई करते हैं, सफाई करवाते हैं, या कोई वॉचमैन रखते हैं, तो ये सारे आपके हाउस प्रॉपर्टी के रख रखाव में एक एक्सपेंस है। तो सेक्शन 24 ये बोलता है कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करने जाओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इस पोर्शन को माइनस कर दो। कौन से पोर्शन को माइनस कर दो? जो हाउस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में आपके खर्चे हुए हैं। तो यहां पे क्या किया आपने? आपके हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को रिड्यूस कर दिया है, डिडक्शन कर दिया, डिडक्शन हुआ है, रिड्यूस कर दिया है। इसी तरीके से पीजीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें सेक्शन 30 to 37 में, सेक्शन 30 से 37 तक एक बड़ा सेक्शन है, 30, 31, 32 करके 37 सेक्शन तक बताया गया है कि आपका अगर बिजनेस है और प्रोफेशन है, so there will be certain allowed expenses and certain disallowed expenses। ऐसे कुछ वर्ड अगर आपने टैक्स पढ़ा होगा कभी, तो allowed expenses, disallowed expenses, allowed income, disallowed income, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। बस यहां पे सिंपल समझिए कि सेक्शन 30 से 37 तक there will be certain expenses which can be deducted while calculation of tax। तो उन एक्सपेंसेस को जब आप डिडक्ट कर दोगे तो आपका जो पीजीबीपी आया है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आप टैक्स देने जाओगे तो रिड्यूस्ड पोर्शन पे दोगे। सिमिलर इज द केस विद कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहां पे सेक्शन 54 और सेक्शन 57 है, जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन कौन से एक्सपेंस को अपने सोर्स ऑफ इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। नटसेल में देखिए,
डिडक्शन और एग्जेम्पशन में डिफरेंस ये है, डिडक्शंस हमारे इनकम को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है, और एग्जेम्पशन वाले पोर्शन पे तो हमें टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इनकम मानती ही नहीं। अब डिडक्शन वाले में दो पार्ट है, एक हेड वाइज डिडक्शन। हेड वाइज डिडक्शन का मतलब यह है कि अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है तो सेक्शन 16 बताएगा कि क्या डिडक्ट करना है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 24 बताएगा कि कितना अमाउंट क्या डिडक्ट करना है। अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो 57 सेक्शन बताएगा कि कितने अमाउंट को डिडक्ट करना है, क्या क्या डिडक्ट करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इनकम सैलरी है और आप सेक्शन 30 टू सेक्शन 37 यूज करो। नो, यहां पे डिडक्शन हेड वाइज है। सैलरी के लिए 16 ही यूज करना है, 16 ही बताएगा कि कौन से अमाउंट को डिडक्ट करना है। कैपिटल गेन है तो 54 सेक्शन ही बताएगा कितने अमाउंट को डिडक्ट करना है। तो डिडक्शन आपके हेड वाइज में आपके सोर्स ऑफ इनकम को रिड्यूस करता है। इसमें दूसरा भी पोर्शन है, दैट इज फ्रॉम जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम देखिए कैसे आया है, जब आप इन सभी सोर्सेज ऑफ इनकम में से रिडक्शंस कर लेंगे और उसके बाद सभी को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर से, इन सभी सोर्स ऑफ इनकम को में से आपने डिडक्शंस कर लिया है, डिडक्शंस करने के बाद इन सभी को ऐड करेंगे तो बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन अंडर चैप्टर, ये अंडर चैप्टर है, ये चैप्टर है अंडर चैप्टर 6A। देखिए जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स 1961, वो चैप्टर्स में है, फिर ईच चैप्टर सेक्शंस में है। तो चैप्टर 6A में सेक्शन 80C टू 80U इसमें स्पेसिफाइड है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या क्या डिडक्ट करना है। अब वापस इन दोनों टर्म को समझिए। अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है और कैपिटल गेन है, दो सोर्स ऑफ इनकम है, तो सैलरी में सेक्शन 16 बताएगा कि क्या डिडक्ट कर दो, कैपिटल गेन में से सेक्शन 54 बताएगा कि क्या डिडक्ट कर दो। डिडक्ट कर दिया, डिडक्ट करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, सैलरी आफ्टर डिडक्शन, कैपिटल गेन आफ्टर डिडक्शन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो मेरा बन जाएगा जीटीआई, क्योंकि मेरा हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, मेरे केवल दो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी और कैपिटल गेन। तो आफ्टर डिडक्शन उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो बनेगा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम मेरा बनेगा। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर चैप्टर 6A में सेक्शन 80C से 80C, 80D, 80DD, 80 इस तरीके से 80E, 80EE, इस तरीके से 80U तक अलग अलग सेक्शन में स्पेसिफाइड है कि इतने इतने डिडक्शन, इतने अमाउंट को अब आप जीटीआई से डिडक्ट करो। इनको डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर, दैट विल बी योर टोटल टैक्सेबल इनकम। अब उसके ऊपर आप स्लैब रेट अप्लाई करोगे और टैक्स कैलकुलेट करोगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर, यस सर। एवरीवन, सभी को क्लियर हो गया? ओके, अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरा इनकम आया और पहले आप क्या अप्लाई करोगे, एग्जेम्पशन अप्लाई करोगे या डिडक्शन अप्लाई करोगे? स्टेप क्या रहेगा? डिडक्शन। मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, पहले क्या स्टेप रहेगा? पहले एग्जेम्पशन फिर डिडक्शन। सर पहले एग्जेम्पशन। ओके, सर, पहले exemption एग्जेम्पशन पहले। कर देंगे, राइट? यस सर। राइट, पहले हम एग्जेम्पशन कर लेंगे, है ना। एग्जेम्पशन मतलब क्या होगा, जितने भी वो सोर्सेज ऑफ इनकम जिनको इनकम माना ही नहीं जाएगा उसको हटा दो। राइट, राइट पूर्वी, यस मीनाक्षी, उनको माना ही नहीं जाएगा उनको हटा दो। हटाने के बाद जो बचा उसमें अब बताइए, पहले हम क्या करेंगे,
हेड वाइज डिडक्शन करेंगे, राइट? पहले हम हेड वाइज डिडक्शन करेंगे। हेड वाइज डिडक्शन करने के बाद सभी को ऐड कर दो। ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। यस, ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। अब उसमें से आप अंडर सेक्शन 6A में जो भी डिडक्शंस और अलाउड है उनको डिडक्ट कर दो। उन सब को जब हम डिडक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? टोटल टैक्सेबल इनकम। वो जो टोटल टैक्सेबल इनकम आया, अब उसके ऊपर हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स पेएबल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है? एवरीवन प्लीज कंफर्म, सभी को ये बात क्लियर हुई किस तरीके से हम लोग मूव कर रहे हैं? यस, ओके नेहा, Yes, यस sir. यस, ओके ओके सोनालिका, यस सुरभि, थैंक यू। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। यस एवरीवन, सभी को कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, डिडक्शंस क्लियर है, एग्जम्पशंस क्लियर है। अब हम आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, इन दोनों में दो लाइन का इनमें डिफरेंस एक बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A, है ना? तो कैसे लिखेंगे? while the income which are exempt will not be included for computing total income, है ना? उसको तो इनकम माना ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बोला है कि वो इनकम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 6A दिया गया है। the income which are exempted will not be included in computing GTI, ग्रॉस टोटल इनकम में हम उसको लेंगे ही नहीं, ठीक है? और एग्जेम्पशन वाले केस में क्या करना, डिडक्शन वाले केस में क्या करना है? द इनकम फ्रॉम विच डिडक्शंस आर अलाउड अंडर सेक्शन 6A विल बी डिडक्टेड फ्रॉम GTI, है ना? ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सिंपल है, एग्जेम्पशन वो इनकम माना ही नहीं जाता तो उसको हम GTI में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, और एग्जम्पशन वाले को। और डिडक्शन वाले केस में क्या करेंगे? डिडक्शन वाले केस में GTI से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है? चलिए अब आते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जेम्प्टेड इनकम है। एग्जेम्प्टेड इनकम का क्या मतलब है? एग्जेम्प्टेड इनकम का क्या मतलब है? इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, it will not be treated as income, agriculture income will not be treated as income, ठीक है? क्लियर है? यस Yes, sir. कैसे क्या क्लियर है? मैंने बोल दिया तो आप मान लिए? किसने बोला कि एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम? ये बोलता है सेक्शन 10(1) इनकम टैक्स एक्ट में। सेक्शन 10(1) बोलता है, क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एन इंडियन एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इसमें 2 वर्ड को हाईलाइट किया गया है, एग्रीकल्चर इनकम को और इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है? एक लैंड इलाहाबाद में, मेरा एक लैंड हैदराबाद में है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगा? यस और नो क्वेश्चन है। मैं एज ए एसएससी, मेरे पास 2 जगह एग्रीकल्चर लैंड है, एक इलाहाबाद में है और एक हैदराबाद में है, मैं भिलाई में हूं, और दोनों लैंड से मुझे एग्रीकल्चर इनकम जनरेट हो रहा है। एक जगह से 25 लाख आ रहा है और एक जगह से 40 लाख आ रहा है, तो क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगा? क्या मेरे एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्पशन मिलेगा? ओके, Yes, sir. आप लोग बोल रहे हैं यस मिलेगा। अच्छा, ये जो मैंने इनकम जनरेट किया ना, 25 लाख फ्रॉम इलाहाबाद एंड 40 लाख फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैंने इन दोनों अमाउंट को ऐड किया तो अराउंड 65 लाख आया, और 65 लाख से मैंने नेपाल में एक जगह खरीद ली।
वो भी एग्रीकल्चरल लैंड। मैं भिलाई में हूं, मैंने लैंड खरीदा है नेपाल में, वहां से मुझे एग्रीकल्चर इनकम जनरेट हो रहा है, वहां से मुझे एग्रीकल्चर इनकम जनरेट हो रहा है 10 लाख का। सो कैन दैट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? विल देयर बी एन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स? नो एग्जाम्पशन सर। No exemption. Why no exemption? Because that is not an Indian agricultural land. So it is very important. आपका एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम will be exempted from tax if that land is in India. Yes, Indian agriculture land होना चाहिए, तभी हमें exemption मिलेगा। क्लियर है सभी को? यस, ओके। अब बताइए, इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल में है और अर्बन में है, तो क्या मुझे दोनों जगह एग्जेम्पशन मिलेगा? एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक विलेज में है और दूसरा मुंबई में है, एग्रीकल्चर लैंड इन मुंबई। सर नॉट पॉसिबल, मुंबई में कहां हो सकता है? दोनों जगह मुझे मिलेगा एग्जेम्पशन? यस सर। यस सर। मिलेगा? यस, यस सर मिलेगा। ओके। सो एवरीवन इज सेइंग यस मिलेगा। कोई ऐसा है जो बोल रहा नहीं मिलेगा? सभी लोग यही बोल रहे हैं। करेक्ट। इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है, इट इज इररेस्पेक्टिव वो रूरल में है कि अर्बन में, कहां है इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। इफ इट इज इंडियन एग्रीकल्चर लैंड, उसका जो भी इनकम जनरेट हो रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मतलब उसको इनकम माना ही नहीं जाएगा, तो हम उसको जीटीआई में इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। अब नेक्स्ट बताइए, एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर है? रेवेन्यू नेचर सर। रेवेन्यू नेचर है, ओके, रेवेन्यू नेचर, ओके, गुड। क्या एग्रीकल्चर इनकम कैपिटल नेचर हो सकता है? यस सर। कैसे होगा? कुछ कुछ कैसे होगा माही? कुछ कुछ चीजें जो कैसे? साल में कभी कभार साल में मतलब जैसे जिनका नेचर रहता है कि इस साल मौसम अच्छा नहीं है, तो अगर उसको 3-4 साल में एक बार किए तो दैट वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा फिर, क्योंकि रिकरिंग नहीं हो रहा जैसे है। हो गई आम की फसल है ना, अच्छा आम है, अल्फेंजो है ना, हाफूस हाफूस बोलते कुछ तो जैसे वो कि जो 2 साल में सीजनल, एक अच्छी फसल देता है, तो कैन दैट बी कैपिटल नेचर? यस सर, जो सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड हो तो हो सकता है। तो उसे कैपिटल नेचर कहेंगे। सर यस, जैसे प्लांटिंग द ट्री एंड कटिंग, जैसे क्या पेपर बनाने के लिए प्लांटेशन करते हैं देन उसको वापस काटते हैं, तो उसमें तो सर्टेन ईयर्स लग जाते हैं ना, तो वो कैपिटल नेचर में आएगा, राइट। रेवेन्यू नेचर में आएगा सर? आप पूछ रहे हो बता रहे हो? सर पूछ रहा था। पूछ। यस, जैसे जैसे कि रबर प्लांट होता है, रबर प्लांटेशन होता है ना, उसको रबर बनाने के लायक तक लाने में अराउंड इट टेक्स 5 to 6 years, है ना। उसका प्लांटेशन होता है, फिर वो प्लांट बहुत बड़ा होता है, नारियल के पेड़ के जैसा होता है, फिर उससे उसका वो मिल्क निकालते हैं, फिर उससे रबर बनाते हैं। तो ये तो 5 साल में एक बार मिलता है, तो क्या ये कैपिटल नेचर होगा? अच्छा, कैपिटल नेचर आप अभी तक क्या समझते थे कि अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं आ रहा है, एक बार साल में एक बार आ रहा है या 10 साल में एक बार आया, तो उसे कैपिटल नेचर कहेंगे? यस, एनी रिस्पॉन्स? रेवेन्यू नेचर तो क्लियर है ना। रेवेन्यू नेचर मतलब जो रिकरिंग का हो, जो बार बार आता हो, राइट? यस नो, यस नो तो करते यस जाइए। सर, और कैपिटल यस सर। रेवेन्यू नेचर मतलब जो रिकरिंग हो और बार बार हो रहा है, और कैपिटल नेचर मतलब वन से वाइल 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार। यस, वंस ए टाइम, मे बी वंस ए टाइम,
ओके, तो मुझे ये बताइए जो कैपिटल नेचर है इसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है या अपने आप हो जाएगा 4 साल में एक बार? सर ओके, एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए एक्शन लेना पड़े, क्या एक्शन लेना पड़ता है? कोई एक एग्जांपल बताइए। सर जैसे इन्वेस्टमेंट अपन ने खरीद के रखा है तो जब तक उसको बेच जब तक हम उसको बेचेंगे नहीं वो कैपिटल नेचर नहीं होगा। इफ वी आर सेलिंग द लैंड देन इट इज कैपिटल नेचर, राइट अंजलि? कैपिटल नेचर, यस, लैंड को सेल करेंगे तब कैपिटल नेचर होगा, वेरी राइट। कैपिटल नेचर वर्ड जैसे ही आया है इट विल बी रिलेटेड टू एसेट। अगर आप अपने एसेट को सेल आउट कर रहे हो, एसेट को सेल आउट कर रहे हो, तब वो कैपिटल नेचर बनता है। और एसेट से आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर इनकम आ रहा है तो रेवेन्यू नेचर होगा, और उसी एसेट को आप सेल आउट कर दोगे कैपिटल नेचर हो जाएगा। जैसे आपके पास एक मशीन है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें आप एक मशीन लगाए हो और उस मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर हुआ। और अगर आपने 3 साल बाद उसी मशीन को सेल आउट कर दिया तो वो आपका कैपिटल नेचर हो गया। इसी तरीके से अगर लैंड है, उस लैंड पे आप कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो, दैट इज योर रेवेन्यू नेचर। और उसी लैंड को और आप सेल आउट कर दे रहे हो तो वो आपका कैपिटल नेचर हो गया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर आप जो रबर वाला एग्जांपल दिए थे उसमें क्या होगा सर? राइट। उसमें क्या आप अपने लैंड को सेल आउट कर रहे हो? नो सर। चलिए एक और तरीके से एक और तरीके से आपको समझाने, आंसर आप ही करोगे, है ना? मेरे पास, मैं एक कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं, लेट्स से मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, एक स्पेशल पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, और मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने मशीन खरीदा। तो मशीन मेरा क्या हुआ? एसेट हुआ। मशीन मेरा एसेट है, यस? यस बोलते जा भाई। यस सर। यस सर। यस, मशीन मेरा एसेट हुआ। अब उस मशीन से मैं पेन प्रोड्यूस करूंगा, पेन को सेल करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू हुआ। अब मुझे बताइए कि मेरे पास इतना पैसा हो गया, मैं 2 साल तक मैंने पेन प्रोड्यूस नहीं किया, मस्त हवाई आइलैंड में जाके ऐश कर रहा हूं। और 2 साल के बाद जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आया, इंडिया में वापस आया, अपना प्यारा भिलाई में वापस आया, और फिर उसी मशीन से पेन मैन्युफैक्चर करने लगा। तो 2 साल तक तो मुझे इनकम नहीं जनरेट हुआ पेन से, 2 साल के बाद मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। तो क्या वो इनकम मेरा कैपिटल नेचर बनेगा कि रेवेन्यू रहेगा? रेवेन्यू ही रहेगा। अभी भी रेवेन्यू रहेगा, राइट। लेकिन अगर मैं उसी मशीन को सेल आउट करता, 2 साल के बाद आने के बाद उसी मशीन को सेल आउट करता, तो मेरा कैपिटल नेचर होता। यस? यस यस बोल दो। सर। ओके, एक और तरीके से, मैंने मशीन खरीदा, 1 महीने तक प्रोड्यूस किया पेन, पेन को सेल आउट किया, और 1 महीने के बाद ही मैंने मशीन को भी सेल आउट कर दिया, तो क्या वो मशीन मेरा कैपिटल नेचर हुआ? यस सर, मशीन बेचने वाला कैपिटल नेचर रहेगा और जो पेन से इनकम आएगी वो रेवेन्यू हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यही है हमारे जो रबर प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन है। रबर प्लांट को रेडी होने में 5-6 साल लग रहे हैं। किस पे रेडी हो रहा है? वो एग्रीकल्चर लैंड पे। 5-6 साल के बाद वो रबर मुझे इनकम दे रहा है, सो दैट विल बी माई रेवेन्यू। या उस प्लांट को मैं काट के बेच रहा हूं तब भी मेरा रेवेन्यू है। उस लैंड को बेचूंगा तब मेरा वो कैपिटल होगा। क्लियर हुआ? यस? यस सर। नहीं? यस सर। सर हो गया यस, क्लियर। सर एक डाउट है। ओके, यस प्लीज। सर अगर हम लोग मशीन को या लैंड को जब सेल आउट करेंगे तो उस पे तो हम लोग को टैक्स लगेगा ना?
वो अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी रुक जाओ, वो तो हमें देखना है। चलिए एक और पहले एग्जांपल करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। वो जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होना प्लेन होता है, वो मैन्युफैक्चर करने वाली वर्ल्ड में दो बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस। नाम सुना है? बोइंग एंड यस एयर। सर, यस सर। जो मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़े मैंने वहां भी एग्जांपल दिया है, बोइंग एंड एयरबस। एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में आपको मालूम है कितना टाइम लगता है? 3 to 4 years। 3 to 4 years, परफेक्ट, यू आर राइट। 3 to 4 years लगता है एक प्लेन को मैन्युफैक्चर करने में। अब मुझे बताइए, क्या वो प्लेन बोइंग का एसेट है? अच्छा, दो एसेट होना ना, एक करंट एसेट होता है और एक कैपिटल एसेट होता है। एसेट तो है, करंट एसेट बनेगा कि कैपिटल एसेट बनेगा? करंट एसेट बनेगा सर। करंट एसेट बनेगा, इवन दो वो 4 साल बाद रेडी हो रहा है, लेकिन वो करंट एसेट है। उस करंट एसेट को सेल आउट करोगे तो वो आपका रेवेन्यू बनेगा। और उसी प्लांट को जहां मैन्युफैक्चर करे, उस प्लांट को सेल आउट कर दिया तो कैपिटल बनेगा। या वो जो मशीनें हैं जिनसे हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सेल आउट करेंगे तो हमारा कैपिटल बनेगा। अब क्लियर हो गया एकदम? यस? यस सर। सभी लोग कंफर्म करेंगे? यस? चलिए ठीक। यस सर। ओके, डाउट? सर एक डाउट था। हाँ हाँ। सर अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट ही है, तो उसमें अपने को रेवेन्यू हो रहा है कि कैपिटल हो रहा है, वो फाइंड आउट करने का क्या मतलब रहेगा? क्यों करना है? क्यों करना है? चलो इसी इसी की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। एग्जेम्प्ट करें तो इनकम माना ही नहीं जा रहा है। एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करें तो इनकम माना ही नहीं जा रहा। अब कौन से इनकम को नहीं माना जा रहा है, वो रेवेन्यू नेचर का होगा कि कैपिटल नेचर का होगा, ये हमें थोड़ा सा भी समझना है। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे अगर मैं वो ब्राउन ग्रीन कलर वाला राइस को उगाता हूं और उसको सेल आउट करता हूं, तो वो मेरा रेवेन्यू हो रहा है। और उसी एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट कर दे रहा हूं तो वो मेरा कैपिटल है। तो क्या सेक्शन 10 दोनों टाइप के इनकम को एग्जेम्प्ट कर रहा है? रेवेन्यू को भी एग्जेम्प्ट कर रहा है और कैपिटल को भी एग्जेम्प्ट कर रहा है? ये थोड़ा सा डाउटफुल आ रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे क्लियर नहीं है। मुझे तो जस्ट इतना पता चला है कि सेक्शन 10 बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड। कौन सा इनकम, रेवेन्यू वाला कि कैपिटल वाला? इसका हमें आंसर करना है। आपको क्या लगता है, दोनों होगा या रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? जो भी मन में आपको लगता है। सर अगर वो एग्रीकल्चर लैंड से मतलब अगर वो एग्रीकल्चर लैंड ही है, उसको कन्वर्ट नहीं किया गया है रेसिडेंशियल लैंड में, और उसको अगर सेल भी करेगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर उसको कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल, लैंड ही है वो। क्वेश्चन ये है, एग्रीकल्चर लैंड ही है वो। क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू नेचर को एग्जाम्प्ट कर रहा है कि कैपिटल नेचर को? रेवेन्यू पे टैक्स देना होगा निखिल। माई सेइंग कैपिटल पे टैक्स, अच्छा, कैपिटल को एग्जाम्प्ट नहीं किया गया है। सांची सेइंग रेवेन्यू को एग्जाम्प्ट किया गया। तो चलिए समझते हैं। जो रेवेन्यू नेचर है, ये एग्जाम्प्ट है। जो रेवेन्यू नेचर है वो एग्जेम्प्ट है। रेवेन्यू नेचर मतलब उस एग्रीकल्चर लैंड पे आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या क्या प्रोडक्शन अलाउड है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लैंड पे, वो एग्जेम्प्ट है। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। उसमें आप चावल उगा रहे हो और कपास उगा रहे हो या अंगूर का प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम अगर वो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है। अगर वो कैपिटल नेचर है तो कैपिटल नेचर दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल नेचर का क्या मतलब है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये मेरा कैपिटल नेचर बना, ये मेरा कैपिटल नेचर बना। ठीक, अब यहां ध्यान देंगे।
अगर मेरा कैपिटल नेचर बन रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड और वो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में है, वो गांव में है, विलेज में है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड और उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट किया जा रहा है, so that is not treated as income. अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है और उस रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट किया जा रहा है, तो कैपिटल नेचर का बन सकता है, लेकिन उसको कैपिटल नेचर हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इनकम ही नहीं माना जा रहा है. दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम. कब? अगर वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में. तो अगर रूरल एरिया है, वहां पे आप रेवेन्यू नेचर करो या कैपिटल नेचर करो, राइटली सेड, रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, दोनों केस में इट विल बी एग्जेम्प्टेड, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम. लेकिन अगर वो अर्बन एरिया में है, एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया में है, एग्रीकल्चर लैंड, उससे रेवेन्यू नेचर जनरेट होगा तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है, रेवेन्यू नेचर का इनकम जनरेट हो रहा है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, पहला. दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है, कैपिटल नेचर बन रहा है. कैपिटल नेचर कब बनेगा? जब हम एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट कर रहे हैं, कैपिटल नेचर बन रहा है. अब वो सेल आउट कैसे किया जा रहा है? इफ लैंड इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, then it is exempted, whereas in normal due course it will be taxable under capital gain. इसको समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से. एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, गांव में है, विलेजेस में है, उस पे रेवेन्यू जनरेट हो या कैपिटल हो, एग्जेम्प्टेड. एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है, रेवेन्यू नेचर का अगर है, एग्जेम्प्टेड. कैपिटल नेचर का है, मतलब हम अर्बन एरिया के एग्रीकल्चरल लैंड को सेल आउट कर रहे हैं, वो कैपिटल नेचर बना. बट अगर वो सेल आउट गवर्नमेंट को कर रहे हैं बिकॉज इट इज कंपल्सरी एक्विजिशन, तो एग्जेम्प्ट होगा. और अगर हम अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को नॉर्मल ड्यू कोर्स में सेल आउट कर रहे हैं कि चलो प्रॉफिट कमाया जाए, जमीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, उस केस में इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे. अब यहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब समझ लीजिए. कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब यह है कि समटाइम्स गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या एक्सपेंशन के लिए, रोड बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए, या हो सकता है किसी भी स्कीम के लिए या कोई फैक्ट्री डालने के लिए, आपके एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करती है. दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग योर लैंड टू गवर्नमेंट. उस केस में जो भी आपका इनकम जनरेट हो रहा है वो एग्जेम्प्टेड होगा. इफ कंडीशन है कि इफ इट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट. क्लियर हुआ क्या ये? यस सभी सर. लोग कंफर्म करेंगे? यस सर. यस सर. यस एवरीवन? यस सर. यस सर. सोनालिका? यस, सभी को Yes. क्लियर हो गया? ओके, तो यहां तक क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना. एनी डाउट टिल नाउ? इस पर्टिकुलर स्लाइड में कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज पूछेंगे. रेवेन्यू नेचर पे, कैपिटल नेचर पे कोई भी डाउट है तो कृपया पूछें. सर भूख लग रही है, जल्दी बंद करिए, है ना श्रद्धा, निखत, माही को तो सबसे ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए नो डाउट सर जल्दी करिए, बंद करिए. अगर एग्रीकल्चर लैंड पे रबर प्रोड्यूस करेंगे तो टैक्स देना होगा क्या? ओके, आप कंपोजिट इनकम की बात कर रहे हैं, वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अभी इतना समझिए कि रेवेन्यू नेचर है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स.
कैपिटल नेचर है, अर्बन एरिया में है, कंपोजिट एक्विजिशन नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपोजिट इनकम, वी विल डिस्कस अबाउट इट। और अभी तक आप इतना जानिए कि एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1). और अगर वही लैंड अर्बन एरिया में बेचा जा रहा है इन नॉर्मल ड्यू कोर्स, उसको कैपिटल नेचर माना जाएगा और उस केस में कैपिटल गेन के अंडर टैक्स दिया जाएगा। ठीक है निखिल? ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग क्लोज करते हैं। देन विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस मोर ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कौन कौन से टाइप के एग्रीकल्चर इनकम बोले जाएंगे, किसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, एग्रीकल्चरल लैंड पे ही किया जा रहा है लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं ना। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे केस में, जो मूवी में वो जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो सरसों के खेत में भाग रहे हैं, है ना, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम बना वहां पे, जिसका भी वो लैंड है सोर्स ऑफ। ऐसे थोड़ा ना किसी को सरसों के खेत में भागने देगा। सो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, दैट पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो एवरीवन, गुड डे।